एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, ये आधुनिक भारत का इतिहास जो होगा, ये किसी भी प्रकार का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आपको लाभदायक होने वाला है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का, एसआई का, या फिर एसएससी, बीएसएससी, ठीक है, या फिर बिहार पुलिस, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई। तो ये सारे चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखा है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कोशिश करेंगे सारे ऑडियंस का ख्याल रखें। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं एक कंप्लीट वीडियो मिले जहाँ पे आपको आधुनिक भारत का इतिहास संपूर्ण आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग सफ़र चालू करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग का सफ़र अब चालू होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास का। तो आधुनिक भारत का इतिहास का जब बात कीजिएगा तो सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये पढ़ते रहते हैं कि 1498 ईस्वी जो है, 1498 ईस्वी, तो इस टाइम में क्या हुआ। ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पुर्तगाल है। ठीक है, तो पुर्तगाल से वास्को डिगामा आए भारत, और फिर व्यापार के कुछ मसाला वगैरह लेके गए, और उनको क्या हुआ, 60 गुना का मुनाफा हुआ, फिर वो भारत आए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा आवश्यकता पड़ा कि जो यूरोपियन थे, ठीक है, जो पश्चिमी देश के लोगों थे, उनको क्या करना पड़ा कि पूर्व की ओर आना पड़ गया। देखिए, जब आप डायरेक्शन की बात कीजिएगा, एक सेकेंड, जब आप डायरेक्शन की बात कीजिएगा, देखिए मैं तेज़ी से यूँ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चा जब इस वीडियो को देखे तो वो बिल्कुल क्या करे, वो ठगा हुआ महसूस करे कि टीचर ने क्या किया कि आप खाना पूर्ति करके चला गया, या फिर पढ़ाने के नाम पे कुछ भी बता के निकल गया। ठीक, ऊपरी ऊपरी आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप कहीं यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, आसानी से आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, तो आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। इसमें खास यही होगा कि हम जितना भी देर पढ़ाएं, चाहे एक ही टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाला, लाभदायक होने वाला। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि डायरेक्शन की बात करें तो ये देखिए, इधर नॉर्थ हो जाता है उत्तर, और इधर साउथ हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। इसको हम क्यों बता रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम बेसिक चीज़ को नहीं जानते हैं, और फिर कुछ भी थोड़ा सा भी सवाल यदि उसको ट्रिक कर देता है या उसके शब्दों में बदलाव कर दिया जाता है, तो हमें क्या होता है कि उसका जवाब देने में समस्या आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, इधर यूरोप आता है जो कि पश्चिम में है, और एशिया जो है, जिधर हम लोग का इंडिया है, वो किधर आता है, वो पूर्व में होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको पश्चिमी देश कहते रहते हैं। ठीक है, और जब वो ब्रिटेन आए, या फिर पुर्तगाल आए, या फिर फ्रांस आए, तो वो लोग क्या बोलते थे कि ईस्ट शब्द वो अपने कंपनी में जोड़ते थे। ठीक है, कि पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व वाली कंपनी। ठीक, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो कि ये बात बात में हर लोग क्यों इस्तेमाल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्टाडो द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इस प्रकार का शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो देखिए, छोटी सी घटना है कि यूरोप में क्या हुआ कि जो आपको रोमन एम्पायर था, ठीक है, रोमन एम्पायर, तो उसका क्या होता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइन होने का मतलब क्या हो गया कि 1453 का जो समय काल था, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि रोम, आपको आप यहाँ पे समझिए, ये वाला क्षेत्र आप इटली देख पा रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए, ये वाला इटली है ना, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इटली। तो ये सारे किस में आते थे, ये रोम में आते थे। ठीक है, तो रोम जो साम्राज्य था उसका क्या हो गया, उसका पतन हो गया आपको 1453 ईस्वी में। ठीक है, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है,
कॉन्स्टेंटिनोपोल जो था उसका क्या हो गया, वो डिक्लाइन कर गया। तो डिक्लाइन कर गया तो उसके बाद क्या हो गया कि आपको इसमें तो पूरा क्या था, गल्फ कंट्रीज का मैप तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री का, जिससे हम, और आपको समस्या होगा तो हम थोड़ा बहुत आपके लिए क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये वाला क्षेत्र देखिए, ये तुर्की वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये तुर्की है, यहाँ पे सीरिया है, ये इराक है, ईरान है। और ईरान से जब आप पूर्व की तरफ आइएगा, तो ईरान से जब आप पूर्व की तरफ आइएगा तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान मिल जाएगा। और पाकिस्तान के थोड़ा सा आप उत्तर में जाइएगा तो आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। और पाकिस्तान जो है उससे और पूर्व में आया तो कौन मिल जाएगा, आपको भारत मिल जाएगा, ठीक। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र था ना आपको, ये गल्फ वाली क्षेत्र है, यहाँ पे ये ईरान देख रहे हैं ना, ईरान, ये सीरिया, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, आप दक्षिण की तरफ जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, गल्फ कंट्रीज मिलेगा, ठीक है। सऊदी अरब प्रायद्वीप जो है, अरब प्रायद्वीप जिसे जानते होंगे, तो वो है। तो उस क्षेत्र में क्या हुआ कि वहाँ पे एक नए साम्राज्य की उदय हो गई। तो वो जो नया साम्राज्य था, तो उनका जो था ना, क्या, इजिप्ट जो है, जो कि आपको क्या है, अफ्रीका अफ्रीका महादेश में है। तो इजिप्ट जो है और पर्सिया वाला जो क्षेत्र है, ये ईरान वाला क्षेत्र वगैरह जो है, ठीक है। तो उधर क्या होता है, आपको एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाता है। तो जो ये यूरोप वाले वासी थे, ये सारे जो ये यूरोप वाले वासी थे, तो अब इनको क्या होने लगा कि इनको अब पूर्व में व्यापार करने में समस्या होने लगा, ठीक है। तो पूर्व में व्यापार करने में समस्या होने लगा। और साथ ही इटली में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, वेंस नाम है, जो भी आप उच्चारण कीजिए, ठीक है, भी वेनिस, वेनिस कहते हैं उसे एग्जैक्टली, यदि मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो उसे वेनिस कहते हैं, ठीक है, वेनिस कहते हैं। तो वो शहर क्या है कि आपको समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और वो वहाँ पे क्या किया जाता था कि जब जो ये पूर्वी वाले क्षेत्र है, भारत वाले जो क्षेत्र हैं, तो इधर से जो कोई भी माल जाता था, ठीक है, गुड्स जाता था, तो उस वेनिस शहर के पास क्या किया जाता था, उनसे चुंगी लिया जाता था, ठीक है। तो ये चुंगी जो है यूरोपीय वासी देना नहीं चाहते थे। और साथ ही जो आपको कॉन्स्टेंटिनोपल का जो क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया। तो डिक्लाइन कर गया तो जो क्या हुआ कि आपको जो एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, एक नए साम्राज्य की, इस्लामिक जगत की जो हुई इस तरफ, तो वो क्या करते थे कि आसानी से माल को जाने नहीं देते थे, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए। एक सेकेंड। तब अब क्या होता है कि इनको क्या हुआ कि जो भूस्थल वाला मार्ग था, भूस्थल वाला मार्ग जो था, वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। जब भूस्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया तो अब ये क्या करने लगे, वो एक नए रास्ते की तलाश में निकले, ठीक है। तो वो नए रास्ते की जो तलाश में निकले, तो समय काल है आपको 1498 ईस्वी, ठीक है। तो 1498 ईस्वी में देखिए, और यूरोप में क्या होने लगा कि ये लोग उस टाइम में ना नए नए एक्सप्लोर करने लगे, नए नए एक्सप्लोर करने लगे का तात्पर्य क्या हो गया, अब उनको अपना भी सामान अपने क्षेत्र से बाहर बेचना था, और अन्य लोगों से भी क्या करना था, उनको सामान लेना था। तो इस इस क्रम में क्या हो रहा था, इस क्रम में उनको समस्या होता, वो इस रास्ते से जा नहीं पा रहे थे स्थल से, ठीक है, ये तुर्की वाले रास्ते होके। तो उनको क्या होने लगा कि समस्या होने लगा, तब वो क्या कि एक नए रास्ते की तलाश की। तो वो एक नए रास्ते की तलाश में क्या हुआ कि वास्को डिगामा जो थे, तो वो 1498 में, ठीक है, 1498 में क्या करते हैं कि पानी के मार्ग यानी कि समुद्र के मार्ग होते हुए वो अफ्रीका में, आपको अफ्रीका में एक स्थल है, केप ऑफ गुड होप नाम है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप है। तो वहाँ से होते हुए वो क्या किए कि आपको भारत में केरला वाला जो क्षेत्र है,
एक सेकेंड, हम आपको भारत का मैप दिखाते हैं। ये केरला वाला जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में वो आए, ठीक है, ये कोचीन है ना, तो इस वाले क्षेत्र में आए। तो इस क्षेत्र में जब वो आए तो उनका जो पोत था, यानी कि जो जिस जहाज से वो आए, तो उस जहाज में एक व्यक्ति था, या फिर उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला, ठीक है, जिनका नाम अब्दुल माजिद था। तो उनकी सहायता से वो क्या किए कि एक शासक से मिले, ठीक है, एक शासक से मिले जिनका जिनका उपाधि था जेमोरिन। क्या उपाधि था? जेमोरिन। तो जेमोरिन उपाधि था, तो उनसे उनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, मिलाया गया। तो फिर क्या हुआ, वो उनका भव्य स्वागत किए और फिर उनके पास वो कुछ दिन ठहरे, ठीक है, कुछ दिन ठहरे, फिर वहाँ पे उनका स्वागत हुआ, वो आसपास घूमे और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो वापस चले गए पुर्तगाल, ठीक है। जब वो पुर्तगाल गए तो जाने के क्रम में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, जो मेहमान होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, ठीक है। इसलिए उसका हम लोग क्या करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत सारा चीज़ दिया गया और साथ में मसाला भी दिया गया। तो वो मसाला लेके जब जाते हैं यूरोप में, तो वहाँ पे वो जब उस मसाला को बेचते हैं, तो उससे जो मुनाफा उनको होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट क्या होता है कि उनका जो खर्चा भारत से पुर्तगाल जाने में लगा था वो उसमें से निकल जाता। उसके अलावा उसको क्या होता है कि 60 गुना का मुनाफा होता है, यानी कि मान के चलिए कि वो उनको इंडिया से पुर्तगाल जाने में $100 लगता है, तो क्या होता है, $100 का 60 गुना उसको मुनाफा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखिए, जा थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ताकि क्या हो कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकिएगा, ठीक। और हम आपको अभी कुछ देर पहले क्या किए, मैप दिखाए हुए थे यूरोप का। वो मैप इसलिए दिखाएं कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार दरोगा का हो गया, बीपीएससी का हो गया, इवन यूपीएससी का ही क्यों ना हो, तो उसमें यूपीएससी में तो आपसे ये सारा चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा, मगर यूपीएससी में भी क्या कर लिया जाता है कि जैसे ये पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल से सटा हुआ कंट्री कौन है वो पूछ लेगा। ये जैसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है तो ये पूछ लेगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार बच्चों का शिकायत ये रहता है कि इतिहास जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो वास्तव में बोरिंग नहीं है, हमारा जो पढ़ने का जो अप्रोच है ना वो गलत है। आप यदि इतिहास को सही से पढ़िएगा तो ज्योग्राफी का आप मैक्सिमम पार्ट उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कोई भी घटना हुआ होगा तो आज एआई आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी चल रहा है, तो ये कभी ना कभी तो बना होगा, और बना होगा तो फिर वो इतिहास हो गया, वो समय बीत गया तो वो इतिहास में चला गया, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इसी बहाने हम लोग जान पाते हैं। बार बार आप क्या कीजिएगा कि बार बार जो आप याद करते होंगे किसी भी स्थान को, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग अपने पाठ्यक्रम पे चलते हैं। ये हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको क्या हो, एक आइडिया लग सके कि कौन देश की अवस्थिति कहाँ है, किस महाद्वीप में है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में क्या किया जाता है कि कैपिटल वगैरह, करेंसी वगैरह पूछ लिया जाता है। बीपीएससी वगैरह का भी आप यदि एग्ज़ाम दीजिएगा स्टेट पीसीएसए में, तो उसमें भी कई बार क्या होता है आपसे मुद्रा राजधानी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जब भी पढ़िए कोई भी टॉपिक को, तो आपको जो जब भी कोई देश आए तो ठीक है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप गूगल कीजिए, उसका मुद्रा को देखिए, करेंसी को, और उसके कैपिटल को देखिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हो गया बहुत ज़्यादा डिस्कशन। चलिए, थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस बना के रखिए। देखिए, क्वालिटी आपको अच्छा मिलने वाला है, क्वांटिटी भी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकें, ताकि आपका भी मन क्या हो, लगा रहे, और साथ ही आपका ये इतिहास वाला जो सेक्शन है वो भी क्या हो जाए, आपको कवर हो जाए। ये नोट्स मेरे द्वारा खुद तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए,
तो हम लोग का टॉपिक क्या है? हम लोग का टॉपिक है कि यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपियन कंपनी का आगमन। यूरोप महादेश है, ठीक है। तो वहाँ से जो अनेक देश आए भारत में, तो वो डायरेक्ट वहाँ की सरकार भारत पे क्या किए कि युद्ध करके भारत को जीत नहीं लिए और शासन करना चालू नहीं कर दिए। उनके द्वारा जो कुछ लोगों को भेजा गया हुआ था एज ए कंपनी, तो वो आए, उनके बाद ही उनके द्वारा क्या किया गया, भारत में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना चालू किया गया। फिर जाके वो फिर वहाँ की सरकार का क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डिगामा भारत आए और केरल का एक शासक होते हैं जिनका उपाधि होता है। देखिए, केरल के शासक का नाम जमोरिन नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या वास्को डिगामा भारत आए, तो केरल के शासक जो थे उनका नाम जमोरिन था। जमोरिन उनका नाम बिल्कुल नहीं था, ये टाइटल था। ठीक है, जैसे महाधिराज, राजाओं का राजा, पधार रहे हैं, इस तरह का शब्द सुनते होंगे, तो वो टाइटल उपाधि लगाया था। एकराट सम्राट, है ना, विराट, ऐसा जो होता था तो वो उपाधि लगाया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारे क्लास में यही विशेष होने वाला है कि हम एक एक टॉपिक जो बताएंगे, एक एक शब्द जो बताएंगे, तो इसका मायने होगा और आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, ताकि आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए तो दोबारा आपको कहीं और देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। ठीक, और वास्को डिगामा को कालीकट पहुंचने में और ये जमोरिन शासक से मिलने में किनके द्वारा मदद किया गया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि वास्को डिगामा को किनके द्वारा सहायता प्रदान किया गया था, या किनके सहयोग से वो क्या कर सके, भारत में अन्य लोगों से वो मिल पाए। ठीक है, तो इसमें कौन थे, अब्दुल माजिद। तो ये नाम आप याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। और बहुत क्रिस्प नोट है, बहुत कम शब्दों का हम इस्तेमाल किए। कोई भी आ, जो बिना कारण का शब्द है हम उसको इसमें समाहित नहीं किए, ताकि क्या हो कि आपको पढ़ने में भी आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वास्को डिगामा केरल से मालाबार, ठीक है, केरल से मालाबार, माला केरल जो है, केरल, सॉरी उच्चारण में गलती हो रहा है, केरल जो स्थान है, तो वहाँ से क्या किए, वो मसाला लिए और लेकर वो क्या करते हैं, यूरोपीय बाजार में जाते हैं। अभी अभी हम आपको इंट्रोडक्शन में बताएं। और जहाँ क्या होता है कि उनको मसाले से 60 गुना अधिक दाम पर वो उनको क्या कर पाते हैं, बेच पाते हैं। यानी कि मान चलिए कि भारत में वो यदि 1 रुपया में मसाला लिए होंगे, तो वहाँ पे जाते हैं पुर्तगाल में, तो वो क्या करते हैं, 60 रुपये में बेच पाते हैं। तो 60x का उनको मुनाफा होता। जब किसी व्यापार में इस प्रकार का मुनाफा हो, तो आदमी तो बिल्कुल ब्लाइंड होके उसमें क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, है ना। उनके बाद क्या होता है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रथम होगा और अंतिम होगा तो उनका नाम आपसे क्या कर लिया जाएगा, उनका नाम आपसे पूछ लिया जाता रहता है। ठीक है, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 में, फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 से 1509 के ईस्वी में क्या रहे, वो भारत में रहे। और वो कोचीन में क्या किए, एक फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए, ये फैक्ट्री शब्द लेके कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता रहता है। कन्फ्यूजन ये हो जाता है, लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या होता था, उत्पादन होता था, यानी कि प्रोडक्शन होता था। तो ये बात बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि जो जिस भी देश का जो वो कंपनी था, तो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ के जो लोग थे उसमें क्या करते थे, निवास करते थे। उसमें वो अपना सेना रखते थे, जितना भी उनका कार्य गतिविधि होता था, ऑफिस होता था, तो वो सारा कार्य होता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन बिल्कुल नहीं होता था। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, जो फ्रांसिस डी अल्मीडा थे, जो फ्रांसिस डी अल्मीडा थे 1505 से 1509 के समय काल में रहे, वो भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। अभी आपको हम बोले हुए थे कि जो भी चीज़ जो प्रथम होगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप ये
याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए ये पुर्तगीज है तो थोड़ा इनका नाम डिफरेंट है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा बहुत हमको भी समस्या होता होगा, ठीक है। तो 1509 से 1515 तक ये रहे फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो ये भारत में आने वाले दूसरे गवर्नर हैं। प्रथम गवर्नर कौन है? फ्रांसिस डी अल्मीडा और उसके बाद कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इन दोनों व्यक्ति का आप क्या कीजिएगा? नाम याद रखिएगा, ठीक है। 1510 ईस्वी में क्या होता है? अल्बुकर्क क्या करते हैं कि बीजापुर के जो शासक रहते हैं यूसुफ आदिल शाह, तो उनसे क्या करते हैं? वो गोवा का क्षेत्र जीत लेते हैं, यानी कि उनसे युद्ध करते हैं और उनसे क्या करते हैं? गोवा वाला क्षेत्र क्या करते हैं? जीत लेते हैं। और यही गोवा में पुर्तगालियों का क्या हो जाता है? पुर्तगालियों का केंद्र बन जाता है, ठीक है, यानी कि उनका मेन ऑफिस बन जाता है। मेन ऑफिस कर दीजिए, मुख्यालय शब्द यूज कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है? पुर्तगालियों ने क्या किए? बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज में दे दिए। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं बना रहा हूँ? मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा विस्तृत से पढ़ना होगा या फिर कोई बच्चा यूपीएससी का तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि हिस्ट्री को क्या हो, एक्सप्लेन रूप में पढ़े ज़्यादा विस्तृत में, तो आप यूपीएससी अनलॉक यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आप हमको कमेंट कीजिए। यदि 100 बच्चे हमको कमेंट कर देंगे कि हम हिस्ट्री चाहते हैं तो हम आपको हिस्ट्री ऑप्शनल लेवल तक का पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पुर्तगालियों ने क्या किए? बम्बई क्षेत्र को ब्रिटिश को क्या किए? दहेज में दे दिए। क्यों दे दिए? कि जो ब्रिटिश थे ना, तो ब्रिटिश के जो राजकुमार थे, राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, तो उनसे क्या होता? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है। वो राजकुमारी का क्या नाम था? कैथरीन डी ब्रिगेंजा, ठीक है। तो उनसे विवाह हो जाता है, तो क्या करते हैं कि बम्बई को दहेज में दे देते हैं। देखिए बम्बई है किसका? भारत का है। विवाह कौन करता है और दहेज में कौन दे देता है? स्थान वही है मगर क्या करता है? बम्बई को दहेज में दे देता है। तो आप समझ सकते हैं वो लोग किस स्तर के व्यक्ति थे। तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग बम्बई को क्या करते हैं? दहेज में दे देते रहते हैं, ठीक है। स्थान है हमारा भारत का और दहेज में कोई और दे देते रहते हैं विवाह करके। चलिए, तो पुर्तगालियों की आगमन तो हम लोग देख लिए। कई बार क्या होता है कि आपसे एग्जाम में ना ये भी पूछ लिया जाता रहता है कि क्रम पूछ लिया जाएगा कि कौन देश प्रथम आया और कौन देश बाद में। देखिए ये समस्या तो मेरे मोबाइल में कंटिन्यूअस लगा हुआ ही रहता है टैब में। एक सेकंड ठहर जाइए, इसको जरा हम साफ कर देते हैं। समस्या है, चलिए कोई बात नहीं, ना होता रहता है। हाँ, जीवन में संघर्ष लगा हुआ रहता है, बहुत सारी परेशानियां चुनौतियां आती रहती है और हमें चुनौतियों से घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि आपसे कई बार क्या किया जाता है कि जो जिन जिन देशों के द्वारा क्या किया गया, भारत में आक्रमण किया गया, आक्रमण ही कह दीजिए, तो उनका आगमन हुआ यूरोपियंस का, तो उनका क्रम पूछ लिया जाता रहता है कि कौन प्रथम में आए कौन बाद में आए, ठीक है। और उसका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। और ये हर प्रकार के एग्जाम में देखिए मैं खुद अब क्या बताऊँ, मेरा सीसेट में 2 साल से 2 नंबर 3 नंबर से फंस जा रहा है। बाकी खैर छोड़िए, रहने दीजिए। तो कोई भी एग्जाम में क्या कर लिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता रहता है, ठीक है, कि आगमन कब हुआ, तो वो समय काल आपको एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है। तो चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए या फिर स्टेट पीसीएस का या फिर बिहार दरोगा, रेलवे का, किसी का भी, तो वहाँ पे ये चीज़ आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डच।
तो डच 1602, ठीक है, ये याद रखिएगा, डच 1602। भारत में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा कहाँ लगाया गया? मछलीपट्टनम में, ठीक है, 1605 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वाधिक सूती कपड़े के व्यापार किए। इनके बारे में ये कहा जाता है, जब हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे तो वो ये बोल रहे थे कि डच एकमात्र ऐसा देश था जो भारत को भारत में उपनिवेशवादी विचारधारा को मतलब प्रभावी नहीं कर पाए, ठीक है। उनका मुख्य लक्ष्य जो था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वस्त्र का व्यापार करे, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सके। और ये ज़्यादा लंबे समय तक भारत में रह भी नहीं पाए, क्योंकि कहते हैं जंगल में कम्पीट वही करता है जो लंबे समय तक संघर्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये देखिए, ये वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिनके गुलामियों के जंजीर में हम लोग बंधे हुए थे। 1600, देखिए कितना समय काल है, 1599 है, हम इसे 1600 मान लेते हैं। 1600 से आप जोड़िए, 1700, 1800, 1900, लगभग 350 वर्ष का समय काल। एग्जैक्टली वो गुलाम तो नहीं बना पाए, मगर वो हमारे जीवन में प्रवेश तो जरूर कर गए थे। यानी कि हमारा ब्रिटिश के साथ संबंध कितने वर्षों का? अभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे 2025 में। 400 वर्षों का हम लोग का क्या है, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से संबंध है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में, इस पे विचार चली, ठीक है। पूर्व के देशों के साथ क्या हुआ, इनको व्यापार करने का चार्टर दिया गया, किनके द्वारा? वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इनको क्या हुआ, इनको परमिशन दे दिया गया, ठीक। इनको परमिशन ही क्यों दिया गया, सवाल ये भी है कि क्यों परमिशन दिया गया। यदि आप ही बताइए, यदि आप किसी को बोलते हैं, यदि कोई आपको बोलता है कि आप मुझे क्या कीजिए, सिर्फ गाइड करते रहिए, हम कुछ काम कर रहे हैं और बदले में क्या करेंगे, हम 100 रुपये कमाएंगे तो आपको 50 रुपये देंगे, तो आपको क्या जाता, आपको उसको ना कुछ धन देना ना कुछ, बस मुंह से बोलना ये काम करो या फिर ये काम नहीं करो। तो यदि ऐसा करते हैं, वो आपको 50%, 60% यदि वो अपने शेयर में से देता है तो आप क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिएगा, ठीक है। और उसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, बस उसको बोलना पड़ रहा है। चलिए, तो शुरुआत में क्या हुआ, इस कंपनी का नाम था जॉन कंपनी, ठीक है। जबकि बाद में क्या कर दिया, द गवर्नर एंड द कंपनी मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। द गवर्नर एंड द कंपनी, ठीक है, मर्चेंट ट्रेडिंग, व्यापार कर रहे हैं, इनटू द ईस्ट इंडीज। तो जो ये आप वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज इस तरह का शब्द सुन रहे हैं, तो जो ये ईस्ट शब्द अभी हम शुरू में जब आपको पढ़ा रहे थे, मतलब बता रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पुर्तगाल के बारे में, तो आपको बताए थे डायरेक्शन के बारे में। तो यही कारण है कि वो ईस्ट शब्द का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पूरब में आते हैं, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। देखिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे बिल्कुल डिस्कशन करूँगा, और जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा मैं उतना डिस्कशन करूँगा, ठीक है। मगर जहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा तो वहाँ पे बिना कारण बस समय गंवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1608 ईस्वी में क्या होता है, विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं और अकबर के नाम के पत्र लेके आते हैं। जो बच्चा मिडिएवल हिस्ट्री नहीं देख पाए हैं तो वो क्या कीजिएगा, बिहार कंपटीशन पे आप जाइएगा, मिडिएवल हिस्ट्री का प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट बनाया गया है और वहाँ पे बहुत बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, आसानी से आप क्या कर लीजिए, उस सेक्शन को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं, किनके नाम के पत्र लेके, अकबर के नाम के पत्र लेके आते हैं, ठीक है। फिर बात आता है वर्ष 1613 में, तो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता है कि सूरत कहाँ है आपको, गुजरात में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया था, उनके द्वारा पहला फैक्ट्री का स्थापना किया था। मैं फैक्ट्री के बारे में आपको इससे पूर्व में भी
बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको फैक्ट्री शब्द आए तो आप ये बिल्कुल नहीं समझिए कि वहाँ पे किसी प्रकार का क्या होता है, उत्पादन होता है, किसी प्रकार का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 1615 ईस्वी में क्या होता है, सर थॉमस रॉस जहांगीर के दरबार में आते हैं। तो 3 व्यक्ति देखिए बैक टू बैक क्या हुए हैं कि भारत आए हैं। ठीक है। अभी हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके क्या होगा कि सबके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1616 ईस्वी में। और भारत में पहली फैक्ट्री इनके द्वारा कहाँ स्थापित किया जाता है? त्रावणकोर, जो कहाँ है कि वर्तमान में तमिलनाडु में। ठीक है। 1845 में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश को बेचकर भारत से ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो डेन कंपनी थी डेनमार्क, तो वो क्या करती है, ज़्यादा समय काल तक नहीं रहती है। उनका जो भी अपना राज्यपाट था वो क्या करते हैं 1845 में ब्रिटेन को बेच के वो क्या होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच मतलब फ्रांस, जो वर्तमान के फ्रांस है। ठीक है। जहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में आपको एमेनुअल मैक्रोन है। ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री का वहाँ पे दौरा भी हुआ था, जहाँ पे एआई समिट भी हुआ है, पेरिस ओलंपिक भी हुआ आपको 2024 में। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि इसका स्थापना किया गया 1664 ईस्वी में। ठीक है। आप स्थापना वर्ष याद रखिएगा, क्योंकि स्थापना वर्ष कई बार पूछा जाता है। भारत में पहला फैक्ट्री इनके द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में 1668 में। ठीक है। यह एक क्या थी? सरकारी कंपनी थी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने की आवश्यकता ये है कि ये क्या है, ये सरकारी कंपनी है। अब सरकारी कंपनी है तो स्वाभाविक बात है इनके द्वारा कोई भी गतिविधियां की जाएगी तो क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को यदि सही लगेगा तो फिर उनको अन्य रिसोर्सेज संसाधन देंगे, अन्यथा क्या करेंगे, उनको नहीं देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे। ठीक है। यानी कि वो सेवा में नहीं रह पाएंगे। इसका स्थापना लुइस 14 के समय में वित्त मंत्री कोलबर्ट, ये वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा, वित्त मंत्री कोलबर्ट की सहायता से क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। अब आते हैं यूरोपियों का आने का क्रम, मतलब कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन सबसे लास्ट में आया, कौन सबसे लास्ट तक ठहरा। ठीक है। तो एक चीज आप देखिए, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। और पुर्तगाल ही वो कंट्री है जो सबसे लास्ट में भारत से जाता है, क्योंकि जब भारत 1947 में क्या हो जाता है, इंग्लैंड से हम लोग को, ब्रिटेन से जब हम लोग को आज़ादी मिल जाता है, यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भारत से भेज देते हैं। तो गोवा वाले क्षेत्र में 1961 तक क्या रहते हैं, ये जो पुर्तगाली हैं वहाँ पे बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आपको पुर्तगाल आया, उसके बाद कौन आया? डच आया, डच के बाद कौन आया? ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद डेन, और डेन के बाद सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रेंच आया। तो ये क्या है, ये आने का क्रम है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, नोट्स बना देखिए। जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है ना, तो आप क्या होता है कि बच्चे कई बार उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए मुझे भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने का अनुभव है, कहीं पे अच्छा हुआ, कहीं पे नहीं भी हुआ, कहीं पे ऐसा भी हुआ कि 50 क्वेश्चन भी नहीं बन पाया, कहीं पे ऐसा हुआ कि 70-80 तक भी गए। बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अनुभव है हमको एग्ज़ाम का, और हमको समझ है इस बात का कि किस एग्ज़ाम में किस स्तर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है। तो हम ऑडियंस को ज़रूरत के हिसाब से ही हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश को देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिश है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय काल तक भारत में रहे। ठीक है। और ब्रिटिश ही हैं जिनको क्या हुआ कि भारत में सफलता मिला। ठीक। तो ब्रिटिश के भारत में पावर को टेक ओवर करने से पूर्व कुछ कहानियां हैं जिसको हम देखेंगे, ताकि क्या हो जाए, बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए पिक्चर। ठीक है। तो बंगाल, वर्तमान का जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, तो वो वाला जो क्षेत्र था बंगाल, तो वहाँ पे मुर्शिद कुली खान नाम के व्यक्ति थे। ठीक है। उनका राजधानी था मुर्शिदाबाद। ये सब आप याद रखिएगा और नोट्स बना लीजिए। और नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो पीडीएफ आपको क्या होगा कि आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी आप देखिएगा, चाहे आज देखिए, आने वाला 1 महीना के बाद, या आने वाला 1 साल 2 साल के बाद, या फिर भविष्य में 10 साल के बाद, कोई मैटर नहीं है। हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे डाल देंगे
आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ये PDF, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट मार के वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपका सहूलियत हो, वैसे हम PDF आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान थे, तो उनका राजधानी क्या था, उनका राजधानी था मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिद कुली खान थे वो बंगाल के क्या थे, पहले नवाब। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। इनका राजधानी मुर्शिदाबाद था। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि इनके द्वारा इजारा व्यवस्था की स्थापना की जाती है, मतलब इनके द्वारा चालू किया था। तो इसमें क्या व्यवस्था था, इसमें व्यवस्था ये था कि जो जमीन होता है जिस पे खेती किया था, तो किसानों को क्या कर दिया गया, उनको ठेके पर दे दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, जमीन को ठेके पे दे दिया, ताकि क्या हो कि किसान आसानी से वहाँ पे क्या कर सके, फसल उगा सके और फिर क्या कर सके, सरकार को रेवेन्यू दे सके, कर दे सके, ठीक। 1727 ईस्वी तक इनका क्या हुआ, इनका समय काल रहा, इनका शासन रहा। उसके बाद क्या होता है कि शुजाउद्दीन नाम के एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है, जिनका समय काल कितना था, 1727 से 1739। जो जितना महत्वपूर्ण है उनको उतना ही स्थान दिया गया मेरे नोट्स में, ठीक है। मेरे एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, BSSC CGL के लिए, BPSC के लिए जितना इंपॉर्टेंस है बस उतना ही हम इसमें कवर, क्योंकि हम लोग को प्रीलिम्स में क्या होता है कि 1 लाइनर सवाल पूछता है, तो वहाँ पे उतना उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं सरफराज खान, जो कि 1739 से 1740 तक रहते हैं, ठीक है। सरफराज खान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सरफराज खान जो थे, तो ये 1740 में अलीवर्दी खान ने 1740 में क्या होता है कि अलीवर्दी खान जो है वो सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। सबसे पहले कौन आया, मुर्शिद कुली खान, उनके बाद आया शुजाउद्दीन, उनके बाद आया सरफराज, और सरफराज जो आया तीसरा शासक, तो उसको क्या किया जाता है कि अलीवर्दी खान जो होता है तो उसके द्वारा क्या कर दिया, उसको डिफीट कर दिया जाता है, उसको हरा दिया जाता है, कहाँ, गिरिया के युद्ध में, ठीक है। अब आते हैं अलीवर्दी खान पे। तो अलीवर्दी खान को देखिए कि अलीवर्दी खान जो थे वो क्या है, बिहार के सूबेदार थे। क्या थे, बिहार के सूबेदार। सूबेदार का मतलब उस वक्त ये समझ लिए, वर्तमान में जैसे गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो गवर्नर है वही नहीं, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि वर्तमान में जिस प्रकार गवर्नर का पद बना गया है और केंद्र में कोई है, तो उसी प्रकार उस टाइम में सूबेदार का पद बनाया गया था, जो कि केंद्र को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये क्या थे, बिहार के सूबेदार थे। तो 1740 से 1756 ईस्वी तक ये क्या रहते हैं, बंगाल के फिर क्या बन जाते हैं, ये नवाब बन जाते हैं, ठीक। 1740 में जब ये गिरिया के युद्ध में क्या होता है कि अलीवर्दी खान को, देखिए ये अलीवर्दी खान क्या करते हैं, सरफराज को हरा देते हैं, सरफराज खान को, ठीक है। सरफराज खान को जब वो हरा देते हैं तो क्या होता है कि गिरिया के युद्ध के बाद ये क्या होते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं, क्योंकि जो बंगाल के नवाब थे उनको तो इन्होंने क्या किया, उनको ये डिफीट कर देते हैं। तो अलीवर्दी खान के समय को क्या कहा जाता है, बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बात आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसने यूरोपीय कंपनी की तुलना किससे की, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा क्या यूरोपीय कंपनी को मधुमक्खी की संज्ञान दी गई, तो वो कौन थे, वो थे आपको अलीवर्दी खान, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। बस इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं कि इनका उत्तराधिकारी कौन बना। तो इनका उत्तराधिकारी आपको बना सिराजुद्दौला। कौन बना, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला इनके कौन थे, तो सिराजुद्दौला जो थे इनके नाती थे। नाती समझ रहे हैं कि इनकी जो बेटी होगी तो उनका जो पुत्र होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके नाती हो जाएंगे। बोलते बोलते कंठ सूख जाता है भाई साहब, आदत नहीं है ना। तो सिराजुद्दौला क्या होते हैं, अलीवर्दी खान का क्या होते हैं, नाती होते हैं, ठीक है। और 1756 से 1757 अब होगा द रियल बैटल ऑन, ठीक है, यानी कि बैटल रोया अब होने वाला। अब क्या होगा, कहानी अब यहाँ से चालू होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सिराजुद्दौला जो थे
तो उनका समय काल कितना है? 1756 से 1757। 1757 से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। अली वर्दी खान का नाती वो थे कौन? सिराजुद्दौला। और जो क्या करते हैं कि 1756 में बंगाल का नवाब बनते हैं, ठीक। और 1756 में सिराजुद्दौला क्या करते हैं? व्यापारिक वृद्धि को देखते हुए विदेशियों से अलीनगर की संधि करते हैं। यानी कि क्या होता है कि जहाँ पे वो बंगाल के नवाब थे वहाँ पे क्या देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं? वो अलीनगर की संधि करते हैं। और समय कितना था? 9 फरवरी 1757, ठीक है। ब्रिटिश के साथ सिराजुद्दौला क्या करते हैं? एक अलीनगर की संधि करते हैं। उसमें बिल्कुल ये होता है कि ब्रिटिश को ये बोला जाता है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है, आपको किसी प्रकार का क्या होगा? चुंगी नहीं देना पड़ेगा। बदले में आप क्या कीजिएगा? एक मुश्त सालाना हो या फिर महीना का हो, क्या कीजिएगा? आप वो हमको कर दे दीजिएगा। बदले में आप बिल्कुल टैक्स फ्री होके आप क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो उसको तो एक अधिकार मिल गया होता ब्रिटिश को। तो समस्या अब यहीं से उत्पन्न होता है, ठीक है। समस्या यहीं से उत्पन्न होता है। होता क्या है कि 20 जून 1757 को एक कांड होता है, ब्लैक हॉल कांड, ठीक है। जिसमें ये कहा जाता है कि 146 जो अंग्रेज व्यक्ति थे उनको क्या किया जाता है? एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है? 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसमें से बिल्कुल सिर्फ 3 व्यक्ति बनते हैं। तो आपको यहीं से प्रॉब्लम एस्केलेट करने लगता रहता है, ठीक है। और यहीं से, और वास्तव में ये नहीं था, वास्तव में ये था कि ब्रिटिश कोई ना कोई नुक्स निकाल रहे थे, राजा का कमजोरी को वो जान रहे थे और वो किसी भी प्रकार से क्या करना चाहते थे? वो इंटरफेयर करना चाहते थे राजनीति में, ठीक है। कई बार ये कहते थे कि आप अन्य लोगों से चुंगी क्यों नहीं लेते हैं, या फिर हमको लेने दीजिए क्योंकि आप हमसे अलीनगर का संधि किए हैं, आप हमसे वादा किए हैं कि हम कर मुक्त होकर व्यापार कर सकते हैं, तो दूसरा से हम क्यों नहीं ले? दूसरा करता तो मुझे क्या होता? नुकसान होता। तो समस्या धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा था। बस उसको क्या होना था कि बारूद तो बिल्कुल रखा हुआ था, ठीक है। उसमें क्या करना था? बस एक चिंगारी लगाना था ताकि क्या हो जाए? विस्फोट हो जाए, ठीक। और वो विस्फोट होने का मौका आपको यहाँ पे मिल गया 20 जून 1757 को, जब क्या होता है? ब्लैक होल कांड होता है, ठीक है। जिसमें से 146 में से 123 व्यक्ति क्या होते हैं? मारे जाते हैं। तो सिराजुद्दौला जो था उसके मुख्य सेनापति मीर जाफर थे, ठीक है। उनका मुख्य सेनापति कौन थे? मीर जाफर थे। तो मीर जाफर के द्वारा क्या किया जाता है कि जब जो ब्रिटिश वर्सेज सिराजुद्दौला का फाइट होता है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जो मीर कासिम जो थे सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति, वो और उनके उप सेनापति थे दुर्लभ राय, ये दोनों क्या करते हैं? ब्रिटिश से मिल जाते हैं। ब्रिटिश उनको हो सकता है कि उपहार दिए होंगे, लोभ दिए होंगे या फिर धन का लालच दिए होंगे। तो वो क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करते हैं। और कुछ व्यक्ति और भी थे बंगाल के, जैसे कि मानिक चंद, अमीन चंद, जगत सेठ जैसे बड़े बड़े व्यापारी थे, बैंकर थे। ये भी क्या हुए? ब्रिटिश से मिल गए और सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्या करने लगे? ब्रिटिशों का साथ देने लगे। इस प्रकार क्या हो गया कि जब जो युद्ध का समय काल आया तो वहाँ पे क्या हो गया? सिराजुद्दौला जो थे उनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। इन व्यक्तियों के बारे में इतिहासकारों का कहना ये है कि ये बहुत ज़्यादा घृणित, लज्जित या फिर क्या है? खराब व्यक्ति हैं। पर वास्तव में आपको या हमें ये बात समझना होगा कि आप क्या सोचते हैं या फिर मैं क्या सोचता हूँ, मायने ये बिल्कुल नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या जो बाकी के जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनकी जो इच्छा है क्या हम उसका ख्याल रख पा रहे हैं, हम उसका सम्मान कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। राजा में जब तक कहीं न कहीं कोई खामियां नहीं थी तो फिर इन लोगों को क्या ऐसा आवश्यकता पड़ी कि वो ब्रिटिश के साथ चले गए, ठीक है। तो आप जब भी पढ़िए तो आप क्या कीजिए कि पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि जो अच्छे पहलू हैं, पॉजिटिव पोर्शन है वो, और जो निगेटिव पोर्शन है वो, आप क्या कीजिए? उन दोनों को आप देखने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे? सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। तो 23 जून 1757 की बात है कि पलासी के मैदान में पलासी का युद्ध होता है
गंगा नदी के किनारे एक मैदान है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध हुआ, तो उसका नेतृत्व कौन करते हैं? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव करते हैं और सिराजुद्दौला का क्या होता है? इसमें पराजय होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, जो उनका मुख्य सेनापति है वो मुख्य दर्शक होके देखते रहते हैं, और वो बिल्कुल क्या करते हैं? सिराजुद्दौला की तरफ से फाइट नहीं करते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा होके तमाशा देखते रहते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े बैंकर थे, तो उनसे वादा किया गया था, तो वो भी उस युद्ध में शामिल होना उचित बिल्कुल नहीं समझे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सिराजुद्दौला तो वहाँ पे हार गए। तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है राजमहल की पहाड़ी में। राजमहल की पहाड़ी की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? एक छोटा सा रफ मैप हम बनाते हैं भारत का, ये देखिए। ये देखिए, ये भारत की मैप है। तो ये तो आपको नेपाल है, यहाँ पे यूपी वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाला है, और ये बंगाल चला जाता है, ठीक है। इसे बंगाल, यहाँ से फिर असम। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये नीचे में जो ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको झारखंड है। तो ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र, और ये जो झारखंड वाला क्षेत्र है, तो इधर ही क्या पड़ता है आपको? राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती है, ठीक है। तो इधर ही क्या किया गया कि सिराजुद्दौला का क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया, ठीक। और हत्या किसके द्वारा किया गया? सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र के द्वारा। मीर जाफर कौन है? मीर जाफर उनके सेनापति थे, ठीक है। तो उनके पुत्र मीरन के द्वारा उसका क्या कर दिया जाता? उसका हत्या कर दिया जाता। फिर क्या होता? मीर जाफर आके 1757 से 1760 तक वो रहते हैं। देखिए, सिराजुद्दौला जब हारता है, तो वो सिर्फ सिराजुद्दौला हारता नहीं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी आपके घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा और आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो जो तीसरा आदमी होगा, जो बाहर का आदमी होगा, वो क्या कर लेगा? वो बेनिफिट उठा लेगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि एक व्यक्ति, एक कंपनी जो 7 समंदर पार रहता है, इंग्लैंड में रहने वाले, वो उतना दूर से आते हैं और फिर भारत में क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इतिहास से हमें सीखने की भी आवश्यकता है। इतिहास सिर्फ एक विषय बिल्कुल नहीं है। हम इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम एग्ज़ाम में सवालों को क्या कर सके? जवाब दे सके। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो पूर्व में जो गलती किया गया है, उस गलती से हम सीखें और वैसा गलती करने से क्या करें? बचें, ठीक है। तो मीर जाफर आपको 1757 से 1760 ईस्वी तक रहते हैं, और फिर आते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो कैसे आते हैं? वो नवाब बन जाते हैं, ठीक है। उनको क्या कर दिया जाता है? उनको नवाब बना दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, और उसको क्या किया जाता है? 24 परगना का क्षेत्र दिया जाता है। 24 परगना का क्षेत्र किसे दिया जाता है? ये 24 परगना का क्षेत्र ब्रिटिश को दिया जाता है। किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा। जब मीर जाफर क्या बन जाते हैं? नवाब बन जाते हैं, ठीक। इसी के समय में क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में बेदरा का एक युद्ध होता है, ठीक है। बेदरा के युद्ध में क्या होता है कि डच जो होते हैं, तो डच को क्या किया जाता है? पराजित कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। डच का आगमन हम लोग पढ़े हुए थे ऊपर में। डच से एक चीज़ और आपको हम देते हैं कि बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी बच्चे तैयारी करते होंगे, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में डच कब पहली बार आए, तो वहाँ पे 1632 जो है, ये इस ईस्वी को क्या करता है? बीपीएससी के द्वारा सही मतलब माना जाता है। तो देखिए, बीपीएससी संस्थान अब जो कहेगी डाटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही मानना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी है। आप यदि एनसीईआरटी को देखिएगा तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेज आता है, मगर मैं बिहार के लिए स्पेशली बोलता हूँ। यदि आपको बोला जाए डच के बारे में, तो आप यहाँ पे क्या याद रखिएगा? 1632 ईस्वी याद रखिए, ठीक है। तो 1759 में क्या होता है? डच को पराजित कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, और 1760 ईस्वी में क्या होता है? ब्रिटिश मीर जाफर की जगह बंगाल का नया नवाब किसको बना देते हैं? मीर कासिम को। किसको बना देते हैं? मीर कासिम को। तब ये आप पूछेंगे कि मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम जो था, मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। कौन थे? मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के दामाद थे। देखिए, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा
और ये सारे के सारे में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि मीर कासिम का कितना से कितना समय काल था। मीर कासिम का समय काल था 1760 से लेकर 1764। ठीक है, इसने क्या किए कि शुरू में ब्रिटिश की मांगे को तो पूरा किए, लेकिन बाद में ये समझ गए कि ये ऐसा भेड़िया है जिसको कितना भी मांस खिला दो क्या होगा, इसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि लोगों के शरीर से क्या हो, मांस निकल जाए। ठीक है, उनसे उनको मतलब नहीं है, बस उनका क्या होना चाहिए था, उनका पेट भरना चाहिए था। ठीक, इसने मुर्शिदाबाद की जगह क्या किए, मुंगेर को बंगाल का राजधानी बना लिए। मुंगेर कहाँ है, मुंगेर आपको बिहार में वर्तमान में स्थान है। ठीक है, वर्तमान में बिहार का एक जिला है। ठीक, इसने गुरीन खान के नेतृत्व में क्या किए, अपने सेना का आधुनिकीकरण करना चालू कर दिए। क्योंकि उनको पता था कि यदि इसके साथ या इसके आसपास में रहेंगे तो इसका क्या होगा, मेरे पे नज़र बना ही रहेगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि ब्रिटिश से कोई बच नहीं सकता था। ब्रिटिश को अल्टीमेटम एक ही चीज़ चाहिए था, वो था धन। उसको हर सूरत में धन चाहिए था, चाहे उसके लिए उसको युद्ध करना पड़े, फूट डालना पड़े, जबरदस्ती किसी का क्षेत्र जीत ले या फिर कब्जा कर ले, जो उसको उचित अनुचित लगा, ब्रिटिश क्या किया, अब वो हर चीज किया भारत में। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। तो आप ये डेट को याद रखिए, ये एग्जैक्ट डेट आपसे क्या कर लिया जाता है। बिहार में जो कंपटीशन होता है बीपीएससी का, बिहार दरोगा जिसको बिहार इंस्पेक्टर का कहते हैं, एसआई का, या फिर बिहार पुलिस, तो इसमें आपको डायरेक्ट सवाल में ये नंबर पूछ लिया जाता था 22 अक्टूबर 1764। तो ये नंबर को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। कारण क्या होता है कि व्यापारियों को दस्तक का मुद्दा होता है। जैसे कि आपको शुरू में बताए थे कि सिराजुद्दौला के साथ में भी क्या होता है, जब जो उधर युद्ध होता है तो वहाँ पे भी इसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है। ठीक, तो दस्तक बिल्कुल मतलब दस्तक ये था कि अंग्रेजों को ये अधिकार दिया गया था कि आप व्यापार करो। तो अंग्रेज का कहना ये था, जब अधिकार हमको है तो फिर बाहरी लोग आके क्यों व्यापार करता है। बस इसी कारण से वो क्या करते थे, लड़ जाते थे, युद्ध करने के लिए बात बात पे तलवार निकाल लेते थे। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कौन था, ब्रिटिश के अगेंस्ट में त्रिगुट था। त्रिगुट में कौन था, बंगाल के मीर कासिम थे, आप नाम याद रखिएगा। अवध के शुजा-उद-दौला थे, और मुगल शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ रहते हैं और ब्रिटिश एक तरफ रहते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि उन दोनों में युद्ध होता है, मगर अल्टीमेटम क्या होता है, ब्रिटिश के तरफ से जो लीडर रहते हैं, जो नेतृत्व करते रहते हैं, हेक्टर मुनरो, उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस त्रिगुट को पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, और जब ये पराजित होते हैं, त्रिगुट जब बक्सर के युद्ध में क्या होते हैं, 1764 में पराजित होते हैं, तो उसके एक वर्ष बाद क्या किया जाता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलती है। देखिए, आपको एक बात यहाँ पे बताते हैं, दीवानी का मतलब क्या होता है, आप ये बात जानिए। दीवानी का मतलब ये हो गया, जो धन वाला क्षेत्र था ना, राजस्व वाला अधिकार, ये राजस्व वाला अधिकार क्या करते हैं, ब्रिटिश खुद के हाथ में ले लेते हैं। यानी कि जो भी पैसा आएगा वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश के पास। मगर वो क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकार नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, प्रशासनिक अधिकार तो उसको लेना चाहिए, तभी तो फुल कंट्रोल कर पाता भारत को, या फिर भारत के जिस क्षेत्र को वो जीता था। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा ही क्या थे, क्लेवर थे, चालाक थे। चालाक किस सेंस में थे, क्योंकि उनको पता था कि वो नए नए आए हुए हैं। यदि वो आम जनता से क्या करेंगे, यदि जाके कर वसूलेंगे तो आम जनता हो सकता है ये बाहरी हैं तो इनके अगेंस्ट हो जाए, इनके साथ हिंसा करे, इनको मारे पीटे। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किए कि ये प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में बिल्कुल नहीं लेते, वो लेते हैं सिर्फ और सिर्फ दीवानी। ये प्रशासनिक अधिकार किसको देते हैं, जो कठपुतली राजा जो होते हैं, जो पपेट राजा होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो प्रशासनिक देते हैं। यानी कि जब भी कुछ किया जाएगा, कर वसूला जाएगा किसानों से, किसानों को समस्या होगा या फिर व्यापारियों को, तो उसका सामना किसको करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा बिल्कुल जो राजा होंगे और जो उनके कर्मचारी होंगे, सैनिक होंगे। ब्रिटिश को तो बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दीवानी अधिकार पे वो नियंत्रण रखते हैं। ठीक है,
तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ब्रिटेन क्या करते हैं, और इस हिसाब इससे इससे क्या होता है। तो वो ऐसा क्यों करते थे, ताकि क्या हो कि आम जनता जो है, नागरिक जो है वो क्या करे, राजा के विरुद्ध हो जाए, और ये ब्रिटिश उनको क्या कर सके, उनको भड़का सके, उनके खिलाफ कर सके कि देखो तुम्हारा राजा किस प्रकार का है, जो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे जो हक का अधिकार है, जो तुम्हारा हक है उसको क्या करता है, छीनता है। पर उनको वास्तव में आम जनता को मालूम ही नहीं होता था कि ये सारा खेल किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ये सारा खेल ब्रिटिश के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी लगान लेने के लिए जाते थे, जितना लगान नहीं देना चाहिए, ठीक है, यदि खेत में 10 किलो उपज हुआ है तो उससे 9 किलो वो मांगते थे लगान के रूप में। तो स्वाभाविक है किसान उग्र होते हैं, और वो उनसे क्या करते हैं, जो लगान लेने के लिए आते थे उनसे क्या करते, वो संघर्ष करते। तो इसमें चरित्र किसका खराब हो रहा था, चरित्र राजा का खराब होता, पर वास्तव में राजा वैसा कर नहीं रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश एक तरह से क्या कर रहे थे, माहौल बना रहे थे। क्यों, ताकि कल के डेट में जब वो ओवरटेक करे किसी राजा को, तो वो ये क्लेम कर सके कि तुम्हारा राजा जो है वो तुम्हारे लिए क्या है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को हम पढ़े उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था। देखिए, कोई भी रिवोल्यूशन जो होता है, कोई भी घटना जो होता है वो अचानक नहीं होता। उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर पृष्ठभूमि उसका तैयार होता रहता, नींव उसका तैयार होता रहता। ठीक है, पेड़ जो है वो अचानक एक ही दिन में बड़ा होकर फल नहीं देने लगता, उसमें समय लगता। तो 1857 की क्रांति का भी नींव रखा जा चुका था, जब से ब्रिटिश क्या हुए कि भारतीय राजनीति में उनके द्वारा क्या किया जाने लगा, हस्तक्षेप किया जाने लगा। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ कारण हैं जिनको हम लोग देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला तो आप देख लीजिए कि उस टाइम में कौन थे जो गवर्नर थे। ठीक है, तो उस टाइम में गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, आपको क्या होगा कि पूछ लिया जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय में कौन गवर्नर थे, और यही 1857 की क्रांति है। इसके बाद क्या होता है कि भारत में गवर्नर वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको वायसराय की व्यवस्था 1858 में लाया जाता है। ठीक है, तो पहला कारण है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक धार्मिक, उसके बाद सैन्य, और उसके बाद है तत्कालिक। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण की बात कीजिएगा तो नाना साहेब का क्या कर दिया गया, पेंशन बंद कर दिया गया। ठीक है, जो कानपुर क्षेत्र के क्या थे, रहने वाले थे, तो वहाँ के लोग क्या हुए, नाना साहब के समर्थन में क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। हम लोग देखेंगे, टाइमलाइन भी देखेंगे, एक एक चीज को भी देखेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, पहले हम कारण देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अवध को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुशासन के आधार पे उसका विलय कर लिया गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लिए। व्यपगत के सिद्धांत के आधार पे क्या किया गया, सतारा, झांसी, संबलपुर का विलय कर लिया गया। ठीक है, और ये सारा कार्य किसके द्वारा किया गया था, ये कार्य पूर्व में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये सारा कार्य, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति के विस्फोट होने से पूर्व क्या हो रहा है, पृष्ठभूमि बन रहा है। ठीक है, जो उनके द्वारा कार्य किया गया है ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, गवर्नर के द्वारा, तो वो सारा क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर क्रोध को क्या कर रहा, धीरे धीरे उसको क्या कर रहा, ज्वाला बना रहा। वो एक टाइम आके 1857 में कुछ ऐसा पिक पॉइंट मिलेगा, कोई कारण मिलेगा कि वहाँ पे क्या होगा, वो ब्लास्ट होगा। उसके बाद फिर ये 1857 का क्रांति बिल्कुल क्या होगा कि आंधी तूफान की तरह फैलना चालू कर देगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण था कि ब्रिटिश का भू राजस्व नीति। देखिए, ब्रिटिश को बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि भारत के जो लोग हैं वो भूखे हैं या फिर नहीं है, वो खाना खाए या नहीं खाए, यहाँ का उद्योग बर्बाद हुआ या फिर वो फल फूल रहा, उसको बिल्कुल मतलब नहीं था। ब्रिटिश को सिर्फ एक बात समझ में आ रहा था कि जितना दिन तक है ज़्यादा से ज़्यादा भारत का क्या करे, एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, इसका शोषण करो, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन क्या कर सके, कमा सके। ठीक है, क्योंकि
किसी को कोई गारंटी नहीं था कि कब कैसा माहौल बनेगा और देश छोड़ना पड़ेगा या फिर या उसके सरकार उनको रहने दे या नहीं रहने दे। तो इसलिए क्या कर रहे थे ब्रिटिश, जितना ज़्यादा हो रहा था वो क्या कर रहे थे, भारत का शोषण कर रहे थे। तो उनको जो उचित अनुचित कार्य लगता था वो करते थे। एक आया आपको अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त किनके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। ये बिहार और बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में लाया गया। आपको अस्थाई बंदोबस्त पूछ लिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि किसके समय काल में लाया गया, तो आप ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में ये व्यवस्था लाते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। नेक्स्ट है आपको कि रैयतवारी। देखिए अस्थाई बंदोबस्त कुछ नहीं था, एक 10 वर्षीय व्यवस्था था जिसमें ये बोला गया कि आपको इतना समय काल के लिए भूमि देते हैं और क्या करेंगे, आपको टैक्स हम फिक्स कर देते हैं, आप दिए गए समय में क्या कीजिएगा, हमको टैक्स देते रहिएगा, तो तब तक आपका ज़मीन आपका बना हुआ रहेगा, कोई समस्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन कर था। आपको नाम याद रखना अस्थाई बंदोबस्त, और किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, क्योंकि वन लाइनर में आपको एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछेगा नहीं। सिविल सर्विस के एग्जाम वगैरह में आपको क्या करता है, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, वहाँ पे जानना आवश्यक रहता है। यहाँ पे जितना हमें जरूरी है हम उतना क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रैयतवारी व्यवस्था। ये थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लाया था। इसमें क्या बोला गया कि किसान को क्या कर दिया गया, भूमि का मालिक बना दिया गया, ठीक है। 1820 में मुनरो के द्वारा। देखिए इनको जो ब्रिटिश को जो लग रहा था वो करते थे। कभी उनको लगता था कि यदि किसान को भूमि दे देंगे तो वो अच्छा पैदावार करेंगे, तो क्या होगा, वो हमें समय पे बिना कहे हुए क्या करेंगे, लगान दे देंगे। तो उनको जो सही लग रहा था वो अपने स्तर से कार्य करते गए, ठीक है। उसके बाद आता है कि भारतीय हस्तकरघा से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, महलवारी सिस्टम। एक तो रैयतवारी देख लिए, दूसरा अस्थाई बंदोबस्त देख लिए, और तीसरा क्या है, महलवारी। ये 1822 में लाया गया और ये ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में क्या होता था, लगान देने का व्यवस्था था, ठीक है। और ये कौन लाए थे, हॉल्टर मैकेंजी। आपको महलवारी, जैसे महलवारी व्यवस्था है, तो आपको क्या याद रखना, किस वर्ष में लाया गया और किनके समय काल में लाया गया, ठीक है। तो यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारतीय हस्तकरघा। तो भारत में छोटे छोटे उद्योग का तात्पर्य क्या हो गया, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि लकड़ी का कुछ टेबल बन रहा होगा, चेयर बन रहा होगा, कहीं पे रोटी ब्रेड बनने का फैक्ट्री होगा, कहीं पे कपड़ा बुनने का छोटा छोटा उद्योग होगा। तो यही सारा चीज़ था, ठीक है। तो इससे क्या होता था, लोगों को रोजगार मिलता था। तो जो भारतीय हस्तकरघा उद्योग थे वो क्या होने लगा, धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश क्या करने लगे कि जो भारत में क्या करने लगे, इंग्लैंड से जो मशीनों के द्वारा बना हुआ वस्त्र थे उसको लाने लगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि जो स्थानीय उद्योग है क्या हो, उसका पतन होना चालू हो गया। तो लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे रोजगार उनको मिलना खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ब्रिटिश का अल्टीमेटम ये था कि जितना भी लोग हैं उसको हम क्या करें, उसको ऐसा दरिद्र नारायण बना दें, मतलब ऐसा आर्थिक रूप से कमजोर कर दें, पंगु बना दें कि वो सिर्फ इस चीज़ पे जिंदा रहे कि उसको 2 वक्त का भोजन मिल जाए, वो वही उसके लिए क्या हो जाए, मोर देन सफिशियंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता था। देखिए वो तो ब्रिटिश कहते ही थे कि हम भारत इसलिए नहीं आए हैं कि हम भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं या भारत का हम शोषण करना चाहते हैं। हम भारत इसलिए आए कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है, असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है। वो सामाजिक नहीं है, मतलब वो क्या है, शिक्षित नहीं है। तो उनको हम क्या करने आए, हमारे पे वाइट बर्डन थ्योरी है, यानी कि श्वेत होने का हमारे ऊपर क्या है, बोझा है। तो हमको क्या करना, उसको उतारना। तो हम कैसे उतारेंगे, हम लोगों को शिक्षित करके उसको उतारेंगे। ये उसका एक ढकोसला है, एक वो उनका क्या था, एक ढकोसला था जो कि उसको क्या करना चाहते थे, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, सही करना चाहते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जाता था कि नस्लवादी नीति अपनाया जाता था और वो रंग भेद की नीति अपनाते थे, ठीक। भारतीयों की तुलना वो कुत्ते से करते थे और वो अपने गेट पे अक्सर ये लिखवा देते थे
कि भारतीय और कुत्तों को अंदर आना मना है। मतलब हमें क्या किया जाता था कि हमें बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए स्तर के लोग के रूप में क्या किया जाता था, गिना जाता था। थोड़ा मूड फ्रेश रहेगा, आप लोग भी चाय पीते रहिए। चलिए, नेक्स्ट है कि उनके द्वारा क्या किया गया, ईसाई मशीनरी को लाया गया। ईसाई मशीनरी क्या है, जैसे अभी आप ये समझ लीजिए जो धर्म प्रचारक होते हैं तो वो आए और वो क्या किए कि धर्म का प्रचार करने लगे और लोगों को क्या करने लगे, उस धर्म में, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे। मैंने मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जब मैंने चालू की तो उसमें जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण होता है, सिंध वाले क्षेत्र में, दाहिर जो वहाँ के शासक थे, तो कैसे मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु होता मैंने वो बताया। तो उस दरमियान में मैंने इस्लाम के बारे में छोटा सा जिक्र की है कि आप इस्लाम के बारे में जब जानेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे तो आप इस्लाम को क्या कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, वन वर्ड में आप इस्लाम को डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है जस्टिस, यानी कि न्याय। इस्लाम का आप नींव कहिएगा या बुनियाद कहिएगा, फाउंडेशन कहिएगा या फिर उसका सार कहिएगा, तो सिर्फ क्या आता है, सिर्फ एक शब्द आता है, न्याय। यानी कि जस्टिस के लिए, न्याय के लिए इस्लाम बना है। ठीक है, और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जब ईसाई मशीनरी जो आए तो वो क्या करने लगे, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने लगे। क्यों, ताकि उनके विचार का जो लोग रहेगा तो उन पे क्या होगा, उसको शासन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों, जो स्थानीय लोग थे, जो भारत के निवासी थे, उनको क्या होने लगा, एक डर सब सताने लगा कि मेरा जो धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, धर्म हो, उनको क्या लगने लगा कि मेरा धर्म को क्या है, इससे खतरा है। तो धीरे धीरे समस्या क्या हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, लोगों के अंदर क्या हो रहा था, ज्वाला तो मतलब आग तो जल ही रहा था, बस उस ज्वाला को, उस बारूद को क्या होना था कि एक चिंगारी क्या करना था, लगाना था, ताकि क्या हो, वो विस्फोट कर जाए। और उस आग में क्या होता भी है, वो विस्फोट, तो उस आग में बहुत सारे ब्रिटिश जलते भी हैं। ठीक है, वो कारण आएगा जब क्या होगा कि ब्रिटिश को उसका कीमत क्या करना पड़ेगा, चुकाना भी पड़ता है। नेक्स्ट है सैन्य। तो भारतीय सेना जो थे, जो लोग, भारत के लोग जो सेना में शामिल होते थे, तो उनको क्या किया जाता, हमेशा छोटे पदों पे रखा जाता था। ठीक है, उनको, उनका वेतन बहुत ज़्यादा कम रखा जाता था। साथ में क्या होता था कि युद्ध जब होता था तो युद्ध में उनको सबसे आगे रखा जाता था। क्यों, ताकि पहले वो व्यक्ति मरे और ब्रिटिश क्या हो, बचे रहे। ठीक है, उनको हथियार भी पुराना दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो भी घटना थी, तो इससे धीरे धीरे समस्या क्या हो रहा था कि उत्पन्न हो रहा था और माहौल पूरा बन रहा था। ठीक है, भारतीय सेना को विदेश में भी सेवा देना होता था, यानी कि समंदर पार करके भी आपको यदि जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश का अन्य देश में भी क्या था कि उपनिवेश था। ठीक है, तो भारतीय सेना में ये मानना था कि जो भी समुद्र को पार करके जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जब आप किसी के धर्म को भ्रष्ट करना चाहिएगा तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा ही, वो विरोध करेगा ही। तो इस प्रकार का जो भी घटना था, तो ये क्या कर रहा था कि उसके लिए बिल्कुल अच्छा सा पूरा माहौल बन गया होता। बस एक बार किसी के द्वारा आगाज करना था, बस एक बार ये बोलता कि आक्रमण करो, और फिर क्या होता, फिर चारों तरफ से लोग उस पर क्या होते हैं, टूट पड़ते हैं। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि चिन्नी वगैरह गिर जाता था घर आंगन में, तो बहुत सारा चींटियां आती है और पल भर में देखिएगा वो चीनी का टुकड़ा जो होता है क्या होता है, वो गायब हो जाता था। तो कुछ ऐसा ही माहौल बन गया हुआ, बस उस चीनी का टुकड़ा का आना जरूरी है, और वो होता भी है। वो होता है तत्कालिक कारण में। तत्कालिक कारण क्या होता है, 1856 की बात है कि ब्राउन बेस्ड राइफल की जगह क्या किया गया, इनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें ये बोला गया कि इस कारतूस के कवर पे गाय और सूअर का क्या लगाया गया, चर्बी लगाया गया। ठीक, तो ये वही समय था जब ये क्या होने वाला, 1857 का क्रांति, अब क्या होने वाला, विस्फोट होने वाला। मंगल पांडे के बारे में एक बात कहा जाता है, मंगल पांडे के बारे में एक बात कहा जाता है कि उनके ही साथ में काम करने वाले एक सैनिक थे जो निम्न कास्ट के थे। तो वो क्या करते हैं कि मंगल पांडे का
क्या करते हैं, लोटा रहता है जिसमें पानी रहता है, ऐसा कहानियां है कि उसको लेके वो पी लेते हैं। तो इससे मंगल पांडे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मंगल पांडे क्रोधित हो जाते हैं ये कहते हुए कि तुम जब निम्न जात के हो और मैं उच्च वर्ग का हूँ, तो तुम क्यों मेरा क्या 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 किए, लोटा को छू दिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि अब क्या फर्क पड़ता, अब तो तुम भी मेरे जैसे हो। तो इससे क्या होता है, मंगल पांडे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या। तो वो बोलते हैं कि कल जो तुम गन को क्या कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तो उसमें जो बुलेट था तो उसमें तो गाय का चर्बी लगा हुआ है। जब तुम गाय का चर्बी मुंह में लगा सकता है तो फिर तुम बड़ा कहाँ से हुआ, तुम भी तो मेरे तरह छोटा हो गया। और ये बात जब जो उसको कहा जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि आपको बिल्कुल एक क्रांति पैदा हो जाता है। और मंगल पांडे ही वो पहला व्यक्ति है जो इस 1857 के क्रांति को क्या करते हैं, आगाज कर देते हैं। ठीक है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो जवान रहते हैं, कौन, मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को तो फांसी दे दी जाती है, मगर उससे पूर्व क्या किया जाता है, मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को क्या करता है, मंगल पांडे 2 अंग्रेज जवान को क्या करते हैं, गोली मारकर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक, एक का नाम था विल्सन और दूसरा का नाम था बोग। और ये सब सारा घटना क्यों हो रहा है, वो गाय और सुअर की लगी हुई चर्बी वाला जो कारतूस का कवर था, यानी कि जब आप गन जो होता था ना, गन, तो गन में आप बुलेट डालिएगा तो बुलेट को क्या किया जाता था, उसके ऊपर कवर लगाया जाता था रबर की तरह। ठीक है। तो आपको क्या करना था, इसे दांत से खींचते हैं और उसके बाद उसको अंदर कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते, गोली मारते, किसी को मारना होता। ठीक। तो उस जो बुलेट जो था तो उसके ऊपर क्या हुआ था, कवर लगा था। वो कवर जो था तो वो उसके बारे में ये बोला गया कि उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा था। तो आपको वो बुलेट फायरिंग करने से पहले इसे दांत से आप खींचते, फिर उसमें गन में डालते, उसके बाद क्या करते, आप किसी को गोली मारते। ठीक है। तो वो क्या किए मंगल पांडे, 29 मार्च 1857 को विल्सन और बोग की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और तो मंगल पांडे का 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या कर दिया जाता है, उनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विद्रोह की शुरुआत। तो अभी तो आपको बता दिए कि कैसे कैसे घटना हुआ, अब एक एक करके हम लोग शुरू से देख लेते हैं एक बार और, ताकि क्या हो, हम लोग को और आसान हो जाए। देखो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से पूरा घटना क्या होता है, चालू होता है। ठीक है। और 19वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के बीच में विद्रोह होता है। ठीक है। 10 मई यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की विद्रोह जो होता है, विद्रोह की शुरुआत कब होता है, तो विद्रोह की शुरुआत आप कब कहिएगा, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू होता है। 19वीं और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक रहते हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। ठीक है। मंगल पांडे के बाद का ये घटना सारा हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। कुछ कुछ व्यक्ति थे जो इसमें शामिल हुए, तो उनका ये नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट नहीं भी मार पाइएगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और उससे भी नहीं होगा तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम पे आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए कम से कम शब्द में हम कोशिश किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से, और कोई भी देखिए हम किसी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाना पूर्ति करके हम निकल जा रहे हैं ताकि आपको समस्या हो। हम हर टॉपिक को जहाँ तक संभव है हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्या हो, सवाल यदि पूछा जाए तो आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है। तो दिल्ली वाले क्षेत्र का बात कीजिएगा तो दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग बहादुर शाह जफर के बारे में अच्छे से। उसके बाद कानपुर से कौन थे, नाना साहब। इनका नाम आप याद रखिएगा। और ज़्यादा देखो, कभी भी आपको क्या हो कि लोकेशन को, किसी भी स्थान को याद करने में दिक्कत हो ना, तो नहीं, यदि भारत का मैप सही सही बनाने आता है तो सीधा ऐसे तो कर सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 2 लकीर पार लो, इस पे ऐसे कर लो, एक ऊपर में नॉर्थ यानी कि उत्तर,
इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। अब इतना तो अंदाजा जरूर होगा ना भाई साहब कि भारत का मैप देखते होंगे तो इतना तो अंदाजा होगा ना कि यूपी या फिर गुजरात किस दिशा में पड़ता है। तो लखनऊ है तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में होगा, उत्तर में। तो ऐसे कर करके टिक कर लीजिएगा। तो ऐसे करके भी आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप मैप में बनाइए, रफ ही हो गलत ही हो, भारत का मैप बनाइए और उस पर आप कीजिए। देखिए आपको ज्योग्राफी वाला सेक्शन जिस भी विषय में होगा आपको कभी नहीं छूटेगा। हम सबसे बेस्ट आइडिया आप यही समझते हैं कि मैप को बार बार देखो। घर में यदि मैप है तो ठीक है, एक एटलस ले लो और ऐसा वाला एक क्या कर लो, ऐसा वाला एक ग्लोब ले लो, ताकि क्या होगा कि विश्व का और भारत का मैप देखने में क्या होगा, आसान होगा। ठीक, तो लखनऊ से कौन था, लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सुने होंगे एक कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा सुने होंगे ना बचपन में या फिर पढ़े भी होंगे। ठीक, ग्वालियर से कौन थे, ग्वालियर से तात्या टोपे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है। और यहाँ पे हाल फिलहाल में फरवरी के महीने में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें 30 से 40 करोड़ लोग क्या हुए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए वो कौन सा पर्व या त्यौहार था या आयोजन था। ठीक है, और इलाहाबाद का नया नाम क्या है आप वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है आरा। तो आरा से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। आरा में एक जगह है जगदीशपुर, ठीक है, तो वहाँ से कौन थे, वीर कुंवर सिंह। ये बिहार का क्षेत्र है आरा वाला। ठीक है, फैजाबाद से थे मौलवी अहमद दुल्ला। और पटना जो बिहार का वर्तमान में क्या है, राजधानी है, तो वहाँ से कौन थे, पीर अली। बरेली का बात कीजिएगा तो बरेली से खान बहादुर खान। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत है नहीं, तो इसमें सिर्फ नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसमें क्या किए हैं, ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा से कौन थे, सुरेंद्र साई, उज्जवल साई। तो इन नामों को आप क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लीजिए तो आपको क्या होगा, रिवीजन करने में बेहतर होगा। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र जो भी ऊपर में हम क्षेत्र बताएं, तो इस क्षेत्र को ब्रिटिश के द्वारा फिर वापस अपने अधीन में लेने के लिए कोशिश किया गया। तो दिल्ली में ब्रिटिश के तरफ से कौन नेतृत्व करने गए थे, जॉन निकलसन। ठीक है, तो वो जाके क्या करते हैं, उस क्षेत्र में विद्रोहियों को दबा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ। लखनऊ से थे, लखनऊ को किनके नेतृत्व में ब्रिटिश का ये नेतृत्व करता है, भाई साहब हम इससे तो तंग हो गए हैं। माई सिस्टम द इंटरनल स्टोरेज इज फुल। एक सेकेंड ठहर जाओ, क्या कर सकते हैं, समस्या ही समस्या है। चलो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, दिल्ली से कौन थे, जॉन। दिल्ली को जो वापस जीते तो कौन ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहे थे, जॉन निकलसन। लखनऊ की बात कीजिएगा तो कौन थे, हेनरी लॉरेंस। झांसी का ह्यूमरोज। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल। बरेली को कौन दबाया, कॉलिन कैंपबेल। बिहार को विलियम हेक्टर। और उसके बाद इलाहाबाद को कर्नल नील ऑनसेल। देखो बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, बिहार वाला क्षेत्र, ये विलियम टेलर। तो विलियम टेलर को तो भाई साहब आप बिल्कुल याद रखिएगा, टिक डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि आपको बिहार कंपटीशन में बिहार से यदि 1857 से पूछेगा तो ये या तो आपको इसके बारे में पूछ सकता है या फिर वो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह हैं उनसे पूछ सकता। तो इसी प्रकार से आप जब पढ़िएगा तो क्या होगा कि आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि एक्चुअली क्या होता है, कि किस सेक्शन से किस टॉपिक से सवाल बनता है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूछने के लिए तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और हम वो यदि चाहे